और इस तलाश में जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो है भारत का। यूरोपियन यूनियन की चीफ तो इसे मदर ऑफ ऑल डील्स तक कह रही हैं। और ये सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये यूरोप की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी रणनीतिक आज़ादी की तरफ पहला बड़ा कदम हो सकता है। शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। अगर आप और सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारी कम्युनिटी से सीधे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और चैनल पेज पर मिल जाएगा। तो सोचिए, दशकों से जिस वर्ल्ड ऑर्डर पर दुनिया चल रही थी वो अचानक आंखों के सामने टूटने लगे तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हो रहा है आज यूरोप के साथ। और अब उसे एक ऐसा फैसला लेना है, एक ऐसा बदलाव करना है जो शायद हमेशा के लिए होगा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी उथल-पुथल दुनिया को किस दिशा में ले जा रही है। ये शब्द है यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लेयन के, और वो साफ साफ कह रही हैं कि भाई पुरानी दुनिया अब लौट कर नहीं आने वाली। ये कोई छोटा मोटा संकट नहीं है जो आज है और कल नहीं होगा। नहीं, ये एक परमानेंट चेंज है। और अगर दुनिया हमेशा के लिए बदल रही है तो यूरोप को भी हमेशा के लिए बदलना ही पड़ेगा। पुरानी यादों में जीने का कोई फायदा नहीं। तो सवाल यह है कि ये पुरानी व्यवस्था थी क्या जो अब टूट रही है? इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई तिपाई हो, 3 पैरों वाला स्टूल जिस पर यूरोप दशकों से आराम से बैठा था। इसका पहला पैर था अमेरिका, जो नेटो के जरिए सिक्योरिटी की गारंटी देता था। दूसरा पैर था रूस, जहां से सस्ती गैस और तेल आता था। और तीसरा पैर वो था चीन, जो सस्ते सामान से यूरोप के बाजारों को भर देता था। सिक्योरिटी, एनर्जी और सस्ता माल सब सेट था। लेकिन अब कहानी यह है कि इस तिपाई के तीनों पैर एक साथ टूट गए। और इस पूरे समीकरण को तोड़ने वाला पहला बड़ा झटका कहीं और से नहीं बल्कि पश्चिम से ही आया। ये था अमेरिका का एक अल्टीमेटम। एक एनालिस्ट ने तो इसे हॉस्टेज सिचुएशन तक कह दिया है, मतलब एक बंधक वाली स्थिति। सुनने में ये शब्द थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये दिखाता है कि यूरोप के पास अब नेगोशिएट करने की, मोल भाव करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। ये अब कोई पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि एक तरफा डिमांड की लिस्ट है जिसे मानना ही पड़ेगा। तो ये डिमांड्स हैं क्या? चलिए एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, यूरोप से अमेरिका आने वाले हर सामान पर 15% का टैरिफ लगेगा। नंबर 2, यूरोप को जबरदस्ती $600 बिलियन अमेरिकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने होंगे। और नंबर 3, जो शायद सबसे बड़ा झटका है, यूरोप को $750 बिलियन का अमेरिकी तेल और गैस खरीदना ही होगा, चाहे उन्हें जरूरत हो या ना हो। ये सिर्फ दबाव नहीं है, ये एक तरह का आर्थिक शिकंजा है। और ठीक उसी वक्त जब पश्चिम से ये दबाव बन रहा था, पूरब से एक बिल्कुल अलग ही आर्थिक तूफान उठ खड़ा हुआ। अब यहाँ क्या हो रहा है समझिए। अमेरिका ने चीन के सामान पर भी भारी भरकम टैरिफ लगा रखे हैं। तो चीन जो इतनी बड़ी मात्रा में सामान बना रहा है वो उसे बेचेगा कहाँ? इसका सीधा सा जवाब है यूरोप। चीन अब अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल्स, बैटरीज सब कुछ बेहद कम कीमतों पर यूरोप के बाजार में उतार रहा है। इसे कहते हैं डंपिंग। और इसका नतीजा क्या हुआ? यूरोप एक क्लासिक पिंसर मूवमेंट में फंस गया है। मतलब एक ऐसे शिकंजे में जहां दोनों तरफ से हमला हो रहा हो। एक तरफ से अमेरिका अपनी आर्थिक मांगे मनवा रहा है और दूसरी तरफ से चीन अपने सस्ते माल से यूरोप के घरेलू उद्योगों को तबाह कर रहा है। ये एक दो तरफा मार। इसका सीधा असर जमीन पर दिख रहा है। जर्मनी और फ्रांस की बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रही हैं और अमेरिका शिफ्ट हो रही हैं ताकि वो अमेरिकी टैरिफ से बच सके। और इसका सीधा मतलब है यूरोप में हाई पेइंग जॉब्स का खत्म होना और इकोनॉमी का सुस्त पड़ना। अब इस दो तरफा दबाव में फंसने के बाद यूरोप जाहिर है एक तीसरा रास्ता खोज रहा है। एक ऐसा रास्ता जहां उसे नए और भरोसेमंद साथी मिल सके। मतलब अमेरिका और चीन पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने का एक जरिया। तो जरा अंदाजा लगाइए कि ये डील कितनी बड़ी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं लगभग 2 अरब लोगों के मार्केट की। ये यूरोपियन यूनियन और भारत का कंबाइंड मार्केट होगा, जो अमेरिका और चीन के मार्केट से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन कहानी सिर्फ एक ट्रेड डील पर खत्म नहीं होती। यूरोप में अब कुछ लोग एक और भी बड़े और कह सकते हैं कि एक रैडिकल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के बारे में भी सोच रहे हैं। मिसाल के तौर पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों, वो अब खुले तौर पर कह रहे हैं कि यूरोप अब अमेरिका का जूनियर पार्टनर बनके नहीं रह सकता और उसे ब्रिक्स देशों के साथ रिश्ते बनाने होंगे। हाँ, वही ब्रिक्स जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। और अब तो ये ग्रुप और भी बड़ा हो गया है। ये एक ऐसा आइडिया है जो कुछ समय पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन अब यूरोप की मेन स्ट्रीम डिबेट का हिस्सा बन चुका है। और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। अगर आप ब्रिक्स देशों को एक साथ देखें तो दुनिया की लगभग 46% आबादी और 30% जीडीपी इनके पास है। ये एक ऐसी इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक पावर है जिसे इग्नोर करना अब किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
तो सवाल ये है कि ब्रिक्स यूरोप के लिए इतना अट्रैक्टिव क्यों है। इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, मार्केट एक्सेस, जो बंद होते अमेरिकी बाजार की जगह ले सकता है। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी, जो रशिया, यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे ब्रिक्स मेंबर्स से मिल सकती है। तीसरा, क्रिटिकल मिनरल्स, मतलब भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी रेयर अर्थ्स, जो चीन जैसे देशों से मिलेंगे। और चौथा और सबसे अहम, डॉलर पर अपनी निर्भरता को खत्म करना और अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम का एक विकल्प खोजना। तो इन सब संभावित बदलावों का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुनिया का पावर स्ट्रक्चर बदल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो दुनिया का नक्शा ही दोबारा बनाया जा रहा हो। अटलांटिक यानी अमेरिका और यूरोप के दबदबे वाला दौर अब खत्म हो रहा है। जो नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इंडियन ओशन और एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और यही वो नई हकीकत है जिसके साथ यूरोप को अब जीना सीखना होगा। तो आखिर में यूरोप के सामने चॉइस क्या है? एक चॉइस है कि अमेरिकी डिमांड्स को मान लिया जाए और हमेशा के लिए एक जूनियर पार्टनर बनकर रहा जाए, और दूसरी चॉइस है ब्रिक्स के साथ मिलकर एक नई मल्टीपोलर दुनिया बनाने में मदद की जाए। एक तरफ है किसी के नीचे काम करना और दूसरी तरफ है एक अनिश्चित लेकिन शायद ज्यादा आजाद भविष्य का रास्ता। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ये पुराने गठबंधन टूट रहे हैं, जो नई दुनिया बनेगी उसमें रिश्ते किस आधार पर बनेंगे? क्या वो आइडियोलॉजी और साझा मूल्यों पर टिकेंगे, या फिर सिर्फ भूगोल और आर्थिक जरूरतों पर? यूरोप का अगला कदम इस सवाल का जवाब देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।